हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। और आज फिर से हम एक और सैम्पल पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर की फॉर्मेट में बेटा हम लोगों ने एक सैम्पल पेपर पिछले संडे को भी किया था और एक हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। फटाफट से बताइए कि क्या ऑडियो वीडियो सब एकदम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? एक बार जल्दी से बताइए, सब एकदम परफेक्ट है कि नहीं है? सब अगर एकदम क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा और ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा भाई, फटाफट से करना है, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को फिर और भी पढ़ाई करनी है। सब क्लियर है? कपिल भाई थैंक यू बताने के लिए। कपिल भाई बहुत टाइम के बाद आ रहा है। ओके ठीक है बच्चों। तो बच्चे देखिए, जैसे आप जानते हैं कि 5 सैम्पल पेपर बेटा मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड किए थे, तो उसमें से एक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वीक, दूसरा आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। टर्म 2 का बेटा जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये क्या सीबीएसई ने कोई सैम्पल पेपर बनाया है, तो बच्चों ऐसा नहीं है। ये सैम्पल पेपर मैंने बनाए हैं, विद्यागुल की टीम ने बनाए हैं भाई, ठीक है। जो सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो इशू हुआ है उसी फॉर्मेट पे, उसी के अकॉर्डिंग भाई ये पूरा बना रखा है, ठीक है। यानी कि समझ लो ऐसा ही पेपर तुम्हारा बोर्ड में, इसके जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा यार। 2 घंटे का समय आप लोगों के पास होगा बच्चों, ठीक है। 40 नंबर का पेपर आप लोगों का होने वाला है। बात करी जाए बच्चे कि सेक्शन कितने होंगे, तो भाई 3 सेक्शन है, ए बी सी, ठीक है। हर सेक्शन कंपलसरी है। सेक्शन ए में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होगा। ऐसे ही सेक्शन बी में 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पे हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। सेक्शन सी में आपके 4 बड़े क्वेश्चन होंगे यार, हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। इसमें आपको यहाँ पे एक केस स्टडी देखने को भी मिलेगी, ठीक है। सो शुरुआत करेंगे आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन ये ऐसा चैप्टर भाई जो आपको पूरा एनसीईआरटी में एकदम बढ़िया से आना चाहिए ही। साथ साथ मैं आपको ये बोलूंगा कि 10 ईयर भी कर लो या फिर मेरे असाइनमेंट को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। तो बच्चे देखो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ऊपर वाले को आप देख सकते हैं कि हमारे पास a की पावर में x प्लस बी की पावर में x का होल स्क्वायर है। तो अगर मैं इस पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊं तो ये बनेगा a की पावर 2x b की पावर 2x प्लस 2 a की पावर x b की पावर x अपॉन में ax bx है ना बेटा, तो सबके अपॉन में ax bx लिख लेंगे। आगे भी a की पावर x b की पावर x। ओके, तो यहां पर बेटा आप देखेंगे बेस सेम होने पे पावर सब्ट्रैक्ट होगी बच्चों, बेस सेम होने पे पावर सब्ट्रैक्ट होगी। जो a की पावर ऊपर 2x है, नीचे की पावर x है, तो 2x माइनस x क्या बचेगा, ओनली a की पावर x। बट अपॉन में भी b की पावर x है, तो ये बन जाएगा a बाई बी पूरे की पावर x। ऐसे यहाँ पर बनेगा b बाई ए पूरे की पावर x। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2। बोलो बच्चों क्या यहाँ तक मैंने सही किया है कि नहीं किया है? जरा एक बार फटाफट से बताओ, क्या यहाँ तक मैंने एकदम सही किया है बच्चों? अंजलि, कपिल, रवि, आयुष, आद्रा, कुणाल, एकता। अब देखिए आपको याद होगा बेटा a की पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? जवाब है a की पावर x अपॉन में रहता है log a, log a। अब देखिए a बाई बी कॉन्स्टेंट है, ये आपके लिए a का काम करेगा, तो पहले सेम अपॉन में log a बाई बी, ऐसी b बाई ए पूरे की पावर x अपॉन में log b बाई ए, और ऐसी 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा 2x प्लस में हमारे पास रहेगा इधर k। बोलो सही है कि नहीं बच्चों? सो पहला सिंपल है बच्चों। ऐसी बताओ क्या आप इसका, क्या बेटा आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो? हाँ जी बच्चों, जैसे ऑप्शन में दे दिया गया है कि 2 की पावर में है log और उस log के बेस में 4 है, आगे x है, ये हमें दे दिया जाता है, ये हमें दे दिया जाता है बच्चे। तो यहाँ पर बेटा आपको याद होगा कि अगर 2 है, log है, वो जो 4 है, 4, उस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ऊपर आगे रहेगा x। बोलो ये ठीक है कि नहीं बच्चों? ये ठीक है कि नहीं भाई? वो जो log के बेस में जो 4 है उसको मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब बेटा आपने ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, log की प्रॉपर्टी है कि log हो, बेस में a की पावर b हो और ऊपर यहाँ पे आगे c हो, तो log तो रहता है,
बट होता क्या है ना, होता क्या बच्चे कि log c तो रहेगा, बेस में a भी रहेगा, बट जो a की पावर में जो b था वो इस c की पावर में जाके 1/b बन जाता है, c की पावर में जाके वो 1/b बन जाया करता है। तो इस हिसाब से बेटा 2 log बेस में 2 है और वो जो 2 है वो उस x की पावर में जाके 1/2 बन जाएगा। और बोलो भाई ये स्टेप मैंने सही किया कि नहीं किया, जरा हाँ है ना कमेंट करके बताओ फटाफट से, क्या ये स्टेप इतना मैंने सही किया बच्चों? सही है, ओके। अब बेटा फिर आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ रखी है कि अगर कभी हमारे पास e की पावर में log x आता है तो हम x लिख देते हैं, a की पावर में log x आए और बेस में भी a हो तो यहां पर भी आंसर x हो जाता है। उस सिचुएशन में भी x होता है क्योंकि log के बेस में कुछ ना लिखा हो तो नेचुरल log e मानते हैं, तो यहाँ e है तो वहां भी e होना चाहिए, यहाँ a है तो वहां भी a होना चाहिए, तो समझ लो इतना हिस्सा गायब हो जाएगा, बचेगा ओनली x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 और log के बेस में भी 2, तो ये इतना गायब हो जाएगा, ओनली बचेगा हमारे पास x की पावर 1/2 और इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो पावर में प्लस हो जाएगा 3/2 अपॉन में भी 3/2 और प्लस में हमारे पास आ जाएगा k। बोलो बेटा ठीक है, बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? ठीक है, दिखा सकते हो फटाफट से, सही है, ओके। सो गुड इवनिंग राघव भाई, गुड इवनिंग। सो बढ़ेंगे, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, चलो ये तो एक इजी क्वेश्चन है यार, ये तो एक इजी क्वेश्चन है भाई। देखो क्या बोला गया है, राइट डाउन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ, ऑर्डर भी बताना है डिग्री भी बतानी है। चलो ये तो ऐसे ही बता दो फटाफट से यार, ऑर्डर क्या है बच्चों, इसका ऑर्डर क्या है यार, ऑर्डर है 5, बिल्कुल हाईएस्ट डेरिवेटिव 5 बार हुआ है। डिग्री बताओ बच्चों, डिग्री बताओ बच्चों, यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड, हाँ बिल्कुल डिग्री इसकी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का कारण क्या है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री इसकी रहेगी नॉट डिफाइंड। x की पावर में देखो डेरिवेटिव आ गया ना, आपको बोला था पावर में एंगल में डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, तो पावर में देखो डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे, तो डिग्री इसकी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ओके, सो ये सिंपल है, इसमें दिक्कत नहीं कोई। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये वेक्टर का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वेक्टर का क्वेश्चन बेटा हमसे यहाँ पे पूछा गया है, करें कि व्हाट इज द सम ऑफ द वेक्टर्स डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। गुड इवनिंग बेटा आयुषी, गुड इवनिंग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, व्हाट इज द सम ऑफ द वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे अगर मैं बोलता हूं बेटा एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल है ए बी सी, बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ट्राइंगल ए बी सी है। देखो ये जो पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, मुझे नहीं मालूम इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम बेटा। तो एक काम करते हैं, वो जो भी पॉइंट रहे होंगे उन पॉइंट का कुछ तो पोजीशन वेक्टर होगा ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट ए है 1 -2 3, तो आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप बोलते हो i - 2j + 3k, तो ऐसे ही इसको आप ए वेक्टर नाम दे सकते हो, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। ऐसे इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैंने ए नाम दिया, इसके पोजीशन वेक्टर को बी नाम दिया, और यहाँ पर बेटा मैंने सी नाम दिया। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है बेटा, ठीक है। अब इसने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, कह रहा व्हाट इज द सम, समेशन चाहिए किस चीज का, वेक्टर्स का। कौन से वेक्टर्स, डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। भाई आपसे बोला जा रहा है कि अगर इस B और C का मिड पॉइंट यहां पर D है, तो एक वेक्टर होगा AD, एक वेक्टर होगा AD, कह रहा उसमें प्लस कर लो, ऐसे यहां से जाएगा अपन का BE, B से E,
और ऐसे ही बेटा यहाँ सी से चले जाएगा, यहाँ से हमारा चले जाएगा एफ, यहाँ सी से हमारा चले जाएगा बेटा ये एफ। ये बात ठीक है बच्चों। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस, वर्टिसेस से स्टार्ट, वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और ले जाना कहाँ है? टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट की तरफ। तो ए डी, बी ई एंड सी एफ, इन तीन वेक्टर का समेशन भाई मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जरा फटाफट से बताओ यार, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? यस नो? हाँ जी। अब जरा देखो बच्चे, ऐसा है ना, ये जो डी है, ये जो डी है, दिस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, दिस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, और ये ई जो है वो मिड पॉइंट ए और सी का है। डी जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? बी प्लस सी अपॉन टू। एफ जो होगा वो क्या होगा बेटा? ए प्लस बी अपॉन में टू, ए प्लस बी अपॉन में टू। ऐसे ये ई क्या होगा बच्चे? ई हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन में टू, राइट। नाउ हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर निकालने के लिए डी में से, डी यानी कि बी प्लस सी अपॉन टू में से माइनस करना पड़ जाएगा ए, डी में से ए को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, हेड माइनस टेल। ऐसी बीई वेक्टर चाहिए बेटा, बीई। तो बीई के लिए ई में से माइनस करना पड़ेगा बी, ई यानी ए प्लस सी बाई टू में से माइनस करना पड़ेगा बी, ए प्लस सी बाई टू में से माइनस करना पड़ेगा बी। और इसी सी एफ के लिए सी एफ, एफ में से माइनस करना पड़ेगा सी। बोलो बच्चों, यहां तक सही है कि नहीं है? यहां तक सही है बच्चों? अब आप देखेंगे भाई एलसीएम तो देखो सब में टू ही आना है, यहाँ बी प्लस सी माइनस टू ए, ऐसे यहाँ ए प्लस सी माइनस का टू बी, और ऐसे ए प्लस बी माइनस का टू सी। तो आप देखेंगे यहाँ पे बेटा बी दो बार है वो टू बी से कैंसिल, ए दो बार वो माइनस टू ए से कैंसिल, सी भी दो बार है वो माइनस टू सी से कैंसिल। तो ऊपर जीरो नीचे टू, जो समेशन है वो क्या है बेटा? वो एक जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। ये जो वेक्टर का जो असाइनमेंट बेटा आप लोगों के पास है उसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखेगा और इसके जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे बेटा। ये हमने क्वेश्चन 3 किया है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, और मुझे जहां तक लग रहा है ये 3D का क्वेश्चन लग रहा है यार, 3D का क्वेश्चन लग रहा है भाई। 3D का क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर 2 -1 1 and which is parallel to a line joining the points -1 4 1 and 1 2 2। हेलो हेलो हेलो, अब बताओ बेटा आवाज आ रही है?
ये माइक की बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई थी भाई। अब आवाज आ रही है बच्चों? अब जरा फटाफट से बताओ। अब ठीक है ना? यस सर। तो देखिए बेटा, चेक करो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। मुझे लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। लाइन कहां से पास कर रही है? विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। पॉइंट का वेक्टर दे रखा है, तो यानी पॉइंट ये रहा होगा। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो देखो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर होता है वो पॉइंट जहां से लाइन पास करती है। लाइन इज पासिंग थ्रू 2 -1 1, तो 2 -1 एंड 1 प्लस लैम्डा। फिर बी वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर। बी वेक्टर होता है बेटा पैरेलल वेक्टर। अब दिक्कत क्या है, इसने पैरेलल वेक्टर के ऊपर 2 पॉइंट दिए हैं, पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, पैरेलल वेक्टर के ऊपर 2 पॉइंट दिए हैं बेटा। तो बी वेक्टर निकालने के लिए बेटा आप क्या करोगे, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर लोगे, तो 1 + 1 2, 2 - 4 -2 और 2 - 1 1 से बन जाएगा 2i - 2j + k, 2i - 2j + k। ये जो है बेटा ये हमारी लाइन की बन चुकी है वेक्टर इक्वेशन। बोलो कोई मिस्टेक है इसमें बच्चों? जरा देखो, कोई मिस्टेक है इसमें बच्चों? जरा देख के बताइए। 1 + 1 2, 2 - 4 -2, 2 - 1 1। यस सर, सही है, सही है ना? ये ठेंगा दिखाओ फटाफट से अगर मैंने सही किया तो। ओके, तो ये भी हमारा 4th क्वेश्चन है। फिर चलेंगे 5 की तरफ। अब ये आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन आ गया बच्चों। 2 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बैक टू बैक हमारे सामने यहाँ पे हैं, 5वां भी और ये 6ठा भी। सो हम पहले 5वें की बात कर रहे हैं। आज बच्चे देखिएगा, क्वेश्चन क्लियरली आप लोग को विजिबल होगा। देखो क्या बोला गया भाई, यहाँ पे कह रहा है कि ए फेल होगा, ए फेल होगा, उसके चांसेस हैं 0.2, ठीक है। बी अकेला फेल होगा, उसके चांसेस 0.15 है। बी अलोन, इसके चांसेस 0.15। और ए और बी दोनों फेल होंगे। ए एंड बी, जब एंड बोलते हैं तो बेटा ये हमारे लिए इंटरसेक्शन होता है। ए एंड बी दोनों फेल होंगे, उसके चांसेस हैं 0.15। जो 0.2 है उसका मतलब 0.20 है, ठीक है। बोलो बेटा, याद रख, ठीक है? याद रख, ठीक है बच्चों? ये ठीक है ना? अब जरा इसको जरा मैं एक बार आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। इसने बोला ए फेल होगा। मान लो ये ए है और ये बी है। ए आप लोगों को कहां कहां दिख रहा है बेटा? ए, आप बोलेंगे सर ये तो ये पूरा हमारे लिए ए है, ये पूरा ए है बेटा, ये कंप्लीट, दिस कंप्लीट इज ए, ठीक है। अच्छा, ये पूरा ए है। अगर मैं बोलूं ये जो बीच वाला हिस्सा है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, इस बीच वाले हिस्से को बेटा हम बोल सकते हैं 0.15। ये सही लिखा बेटा मैंने? ये ठीक है बच्चों, इंटरसेक्शन। और बी अलोन की जब बात कर रहा है बच्चे, तो ये जो हिस्सा होता है ये वाला, दिस इज बी अलोन, इसको हम बोलेंगे बी। वो हिस्सा जिसमें सिर्फ बी फेल हुआ है, ए नहीं फेल होना चाहिए, सिर्फ बी, तो वो वाला पार्ट है बी अलोन। और उस बी अलोन की वैल्यू कितनी है? दिस इज 0.15, दिस इज 0.15। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, क्या आप लोग मैसेज में जवाब देके बता सकते हैं? बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? क्या आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं? बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी फेल्स? बोलो भाई, इतना समय लगा रहे हो, बहुत 0.30 एग्जैक्टली 0.30। बेटा बी कहां कहां फेल हो रहा है? बी इस हिस्से में भी फेल हो रहा है, बी इस वाले हिस्से में भी फेल हो रहा है, नहीं? तो आप क्या बोल देंगे? 0.15 + 0.15, सो आंसर विल बी 0.30।
चलो ठीक है, इसकी पता नहीं जरूरत थी इसकी। पहले पार्ट में देखो पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स व्हेन बी हैज फेल्ड। प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करनी है कि ए फेल होगा कब, जब बी फेल हो चुका है। तो बच्चे इसका मतलब होता है ए और बी का इंटरसेक्शन विल बी इन न्यूमरेटर अपॉन में बी की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन में बेटा हमारे जो है इंटरसेक्शन में है कितने एलिमेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है 0.15 और बी में टोटल है 0.30। क्या कह सकते हैं भाई कि हमारा आंसर 1/2 होगा, हाफ। बिल्कुल, अगर बी फेल हो चुका हो तो क्या इस बी के अंदर ए फेल हो सकता है, तो आप बोलेंगे यस आधे हिस्से में ए फेल हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल बेटा सही है। अंजलि, मोक्ष, तुम क्या लिख रहे हो भाई? ओके चलिए, फिर इसमें एक पार्ट और है। इसने बोला ए फेल्स अलोन, ए अकेला फेल होना चाहिए, मतलब ए के साथ बी ना फेल हुआ हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा, क्या मैं कह सकता हूं ये वही हिस्सा है जिसमें ए अकेला फेल हुआ है। बोलो भाई मानते हो? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब ए अकेला चाहिए तो पूरे इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पूरे की वो कितनी है बेटा 0.20। उस 0.20 में से इसको हटा दो, 0.15 को हटा दो, 0.05 आ जाएगा यार। अंजलि का सही है, मोक्ष कह रहा है कि सर मैं 0.30 लिखना चाह रहा था लेकिन अलग अलग चले, कोई बात नहीं, चल ठीक है बेटा, ओके 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 ओके। अजी 0. ओए लड़की खुशी 0.50 बोल रही है, 0.05 होगा ना बहन, शाबाश। तो बच्चे ये समझ में आया कि नहीं आया, ठेंगा दिखा फटाफट से, ये समझ में आ गया? ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। भाई ज़्यादा बातें वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, फटाफट से निपटाना है, ठीक है ना? अब तुम लोगों को पढ़ना भी है ना? तो ये भी है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं यार, देखो तुम्हारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये 6 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे वो वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो, ठीक है ना भाई? दिमाग को तैयार ऐसे ही कर सकते हो। जो मिस्टेक कई बार क्या होती है कि चलो ठीक है, जब बच्चे बहुत से बोलते हैं कि सर हमने चैप्टर वाइज तो तैयारी कर ली है, चैप्टर इंटीग्रेशन आप हमसे पूछते तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की जब हम तैयारी करते हैं तो उसके क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लेकिन जब हम सारे चैप्टर अचानक से रैंडमली क्वेश्चन उठाते हैं तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो भाई उसी चीज़ के लिए, खुद को तैयार करने के लिए बेटा हमें इस तरह से सैम्पल पेपर सॉल्व करने जरूरी है यार, ठीक है? कम से कम 5-6 सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करो आप सब। कह रहे कि ए एंड बी थ्रो अ डाई। भाई देखो क्वेश्चंस मैंने इसमें जितने पेपर्स मैंने डाले हैं सब में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है? जो बच्चे कह रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आओ, तो यार देखो ऐसा ही है, जो सैम्पल पेपर के माध्यम से भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मिल रहे हैं सारे, ठीक है? तो देखिए कहते हैं कि ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट अ 6। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं कि ए एंड बी थ्रो अ डाई टिल वन ऑफ देम गेट अ 6। कह रहा भाई एक लड़का है ए, यह है ए, और एक लड़का है बी, ठीक है जी? इन्होंने एक डाइस को थ्रो करना शुरू किया, ठीक है? क्या बोलता है? टिल वन ऑफ देम गेट अ 6 एंड विंस द गेम। भाई ये कहते हैं कि हम एक डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस को थ्रो करने पर जिसे भी 6 मिल जाएगा वो गेम जीत जाएगा। अब देखो जो भी पहले चलेगा, अगर उसको पहली बारी में ही 6 मिल गया तो समझ लो दूसरे की बारी ही नहीं आएगी, उसके साथ तो चीटिंग हो जाएगी एक प्रकार से। बट अब क्या करें, गेम में यही है भाई, बोला गया है, ठीक है? क्या बोलते हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए इफ ए स्टार्ट द गेम। ए ने अगर गेम शुरू करी, यानी कि पहले डाइस इसने फेंकी, ठीक है? अगर इसको 6 मिल गया होगा तो बी की बारी नहीं आई होगी। बट अगर मान लो इसको 6 नहीं मिला तो बी की बारी आई होगी। बात समझ पा रहे हो? जैसे मैं बोलूं इसने डाइस थ्रो करी, डाइस पे इसे मिलता है 3, क्या ये हारा या जीता? आप बोलेंगे सर अभी तो कुछ नहीं कह सकते, जब जीतेगा वो जिसको 6 मिलेगा। चलो जो भी है, इसको 3 मिला, अब उसकी बारी, उसने डाइस को थ्रो किया, उसको मिल गया 4, उससे मिला 4, भाई वो भी नहीं जीत पाया। फिर दोबारा फिर अब इसकी बारी आएगी, मान लो इसको मिल गया 6,
इसे 6 मिल गया तो ये गेम जीत गया, अब उसकी बारी ही नहीं आएगी। बट अगर मान लो इसे मिला होता 5 तो अब वो चलेगा, लेट से उसको मिल गया 6 तो यानी अब वो गेम वो जीत गया, इसकी बारी नहीं आएगी। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? ये इसी तरह से इन्फिनिटी तक चलता रहेगा भाई, जब तक किसी एक को 6 नहीं मिल जाता तब तक हम इसी प्रकार से इसे थ्रो करते रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है सबको बच्चों? क्वेश्चन क्लियर है? जिसे क्लियर नहीं वो एक बार मैसेज में लिख दो कि क्लियर नहीं है। एक तो यस सर, क्या बेटा क्लियर है? क्लियर सर, ओके सर, ऊपर से क्लियर हो गया सर। ओके तो बच्चों मुझे ये बताओ, गेम जीतना मतलब डाइस पे 6 आना, 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी होती है 5/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी इज 5/6। इस तरह के क्वेश्चन में ना यार हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो हमारा तरीका रहेगा, देखो हमें मालूम है 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी दिस इज 5/6। हम क्वेश्चन में फाइंड करना क्या चाहते हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए। हम प्रोबेबिलिटी इस चीज की फाइंड करना चाहते हैं कि कौन जीतेगा, ए विंस द गेम। हम इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि गेम को कौन जीतेगा। आप बोले सर ए गेम को जीतेगा। अब ए गेम को जीतेगा इसका मतलब क्या है, बी को कभी 6 मिलेगा ही नहीं, बी को 6 मिलना ही नहीं चाहिए। तो ठीक है सर बी को 6 नहीं लेते। अब सोचो शुरू क्योंकि ए ने किया है, ए ने डाइस को फेंका, ठीक है, और उसे पहली बारी में ही क्या मिल गया, पहली ही बारी में 6 मिल गया, पहली ही बारी में क्या मिल गया, 6 मिल गया। बताओ ए जीत गया कि नहीं जीत गया? ए विन द गेम, है ना? तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है? मान लो इसे 6 नहीं मिला, इसे 6 नहीं मिला, तो अब किसकी बारी आई होगी? तो आप बोलेंगे अब बी की बारी आई होगी, अब बी की बारी आई होगी। क्या बी को 6 मिलेगा बच्चों, हाँ या ना? क्या बी को 6 मिलेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? मैसेज में बताओ फटाफट से। नहीं मिलेगा। जो बच्चे सोच रहे मे बी, ये मे बी वाले बहुत पिटेंगे मेरे से। मैंने अभी बोला किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो कि ए जीतेगा। ए जीतेगा यानी कि तुमने हर बार बी को अब हराना है, बी को जब जब मौका मिलेगा वो हारेगा। तो भाई इसको भी 6 नहीं मिलेगा। फिर किसकी बारी आएगी? आप बोलेंगे सर अब ए की बारी आएगी। क्या ए को 6 मिलेगा? आप बोलेंगे यस अब मिलेगा भाई। तो यहां पर आपने क्या देखा, पहला थ्रो हुआ 6 नहीं आया, दूसरा थ्रो हुआ 6 नहीं आया, तीसरा थ्रो हुआ 6 आ गया, प्लस पहले थ्रो पे 6 नहीं आया, फिर भी 6 नहीं आया, फिर उसके बाद 6 आ गया। इसका मतलब क्या है, ए या तो पहली बारी में जीत जाता है, अगर पहली बारी में नहीं जीता तो 1 2 3, तब वो तीसरी बारी में जीतने का मौका है उसके पास। तीसरी बारी में 6 लिया, तीसरे थ्रो पे 6 लिया भाई, ठीक है। मान लो तीसरे थ्रो पे भी 6 नहीं आया तो उसकी बारी आएगी, बट तुमने तो उसको हराना है ना, क्योंकि अगर वो जीत गया तब तो ये हार गया। और हम चांसेस किस चीज के फाइंड कर रहे हैं कि ए जीतेगा, तो इसलिए भाई ये हारेगा। लो जी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसी 4 थ्रो पे 6 नहीं आया, 5वें थ्रो पे 6 आ गया, एंड सो ऑन। ये ऐसे कब तक चलता रहेगा बेटा? ये चीज इन्फिनिटी तक चलती रहेगी भाई, इन्फिनिटी तक। यहां तक भाई ये प्लस करने वाली बात समझ में आई बच्चों? प्लस करने वाली बात, ये या आ रहा है, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद करो, क्लास 11 याद करो कि ऐसा भी हो सकता है या वैसा भी हो सकता है या वैसा भी हो सकता है। ये जब या आता है तो हमेशा प्लस करते हैं भाई, हमेशा प्लस करते हैं। तो पहले थ्रो पे जीत सकता है ए, तीसरे थ्रो पे जीत सकता है, 5वें थ्रो पे जीत सकता है, ऐसी 7th थ्रो पे जीत सकता है। ठेंगा दिखाओ अगर भेजे में सेट है तो। ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है बच्चों। अच्छा सर पढ़ाए तो नहीं आप? हाँ बेटा ऐसे ही बोलो तुम। 6 आना इज 1/6, 6 ना आना 5/6, 5/6
1/6। फिर यहाँ पर आ जाओ, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, फिर 1/6। बच्चों आप देखेंगे दिस इज 25/36 इंटू 1/6। दिस इज 25/36 का स्क्वायर इंटू 1/6। बोलो भाई ये सही है कि नहीं है? बोलो बेटा ये ठीक है कि नहीं है बच्चों? यस नो? ये सही है कि नहीं है भाई? यस सर। अब देखिए बेटा ऐसा है ना, क्लास 11th में ए आर स्क्वायर इनफाइनाइट टर्म्स के लिए अगर आर जो है वो माइनस 1 और 1 के बीच में है तो समेशन का फॉर्मूला होता था a अपॉन में 1 माइनस आर, a अपॉन में 1 माइनस आर। तो यहां पर भी आप देखेंगे a का काम कर रहा है 1/6, कॉमन रेशियो बेटा जीपी बन रही है, जीपी ठीक है ना, a फिर ए आर फिर ए आर का स्क्वायर, तो a हमारे लिए 1/6 है, r सेकेंड टर्म को डिवाइड कर लो फर्स्ट टर्म से, a2 के अपॉन में a1, तो आपको मिल जाएगा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ओनली हमारे पास बचेगा 25 अपॉन में 36। तो बेटा हमें तो चाहिए समेशन, फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास, a अपॉन में 1 माइनस आर, तो ये a अपॉन में 1 माइनस आर है, a की वैल्यू है 1/6, r की वैल्यू है 25/36, 36 माइनस 25 11/36, 6 से ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 6/11। ये किसके जीतने के चांसेस निकले हैं? अब ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का दिया हुआ है भाई, ये 3 नंबर में भी आ सकता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बी के जीतने के चांसेस क्या है, बी के जीतने के चांसेस, तो बेटा 6/11 चांसेस ए के जीतने के हैं, 1 में से 6/11 हटा दो 5/11, ये बी के जीतने के चांसेस हो जाएंगे। बोलो बच्चे ठेंगों की बौछार कर दो फटाफट से, समझ में आ गया तो? बढ़ेंगे आगे। यहां पर बच्चों हमारा हो जाता है समाप्त सेक्शन ए। अब चल रहे हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में भी अब सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को याद है? क्या ये क्वेश्चन बेटा हमें याद है कि नहीं याद? कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लग रहा है? कौन सी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है बेटा? 7.3, बिल्कुल 7.3 खुशी। बेटा साइन x माइनस ए है और कॉस x माइनस बी है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट के लिए साइन यूज करते हैं या कॉस? 7.3 में बताया था बच्चों साइन, मेरे ख्याल से कॉस यूज करते हैं। जब सेम सेम के लिए साइन यूज करते हैं, डिफरेंट के लिए कॉस यूज करते हैं बेटा। साइन नहीं है बेटा, कॉस है, कॉस। हाँ जी, देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस ए में से माइनस कर दूं अगर x माइनस बी, इस x माइनस ए में से अगर माइनस कर दूं x माइनस बी, तो ये हमारा बन जाएगा b माइनस में a। चलो ठीक है, अब देखना जरा हमने इसमें करना क्या है, जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी है, तो आप लोगों ने कॉस x माइनस बी से डिवाइड करना है और कॉस x माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। कॉस, अब देखिए कॉस हमारे पास है x माइनस बी जो है x माइनस बी, और ये x माइनस बी मैंने गलत लिख दिया यार बच्चों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मैंने क्यों लिख दिया पता नहीं यार, b माइनस से लिखना है यहाँ पे, b माइनस से, b माइनस से। अच्छा, वो जो b माइनस ए है उस b माइनस ए की जगह पर आप लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में x माइनस ए माइनस का x माइनस बी साइन x माइनस ए कॉस
एक्स माइनस बी। बोलो बेटा यहाँ तक सही है कि नहीं है? यहाँ तक सही है बच्चों? बिल्कुल खुशी, मैंने करेक्ट कर लिया यार, मैंने देख ली थी मिस्टेक। ओके यहाँ तक सही है बच्चों? अब इतना हो जाता है यार, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, cos a cos b प्लस sin a sin b, और अपॉन में चल रहा है sin x माइनस a cos x माइनस b sin x माइनस a cos x माइनस b। तो आप देखेंगे यहाँ पे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा cos b माइनस a, cos बाई साइन बनेगा cot और साइन बाई cos बनेगा tan। बोलो बेटा आगे का काम जानते हो? बताना जरा, इस cot का इंटीग्रेशन क्या होगा? इस cot का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? लॉग साइन, बिल्कुल लॉग साइन, और इस कॉट में माइनस का लॉग कॉस, 10 में लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस में के। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लॉग साइन बाय कॉस भी लिख सकते हो, ठीक है? बोलो भाई सही है? अगर यहां तो दोनों डिफरेंट है, कॉस यूज हुआ, अगर दोनों सेम हो, यहां भी साइन वहां भी साइन, तब इधर साइन यूज करते हैं। याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है? हालो 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 हालो, सही है बच्चों? चलेंगे बढ़ेंगे आगे। ओके सो क्वेश्चन नंबर 8 में 2 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 का पहले पहला वाला पार्ट दिखाता हूं। बोला गया इसको सॉल्व करो, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो dy को यहीं रहने दो, dx को राइट में भेज दो, ठीक है? फिर आप जानते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहां तो इधर सिंपल dy आ जाएगा। और ये ना एक प्रकार से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो कहने के लिए दी है, एक प्रकार से ना ये आपके सामने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रखा हुआ है और कुछ नहीं है। कहने के लिए बस चैप्टर 9 है कि सॉल्व करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, बट है तो इंटीग्रेशन यहाँ पे। बताएगा कोई बच्चा इसको करने का तरीका क्या था? बोलो बच्चों इसे करने का मेथड क्या था यार? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 है, डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड कर दीजिए बेटा न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय कॉस की पावर में 4x, डिवाइड बाय कॉस, बिल्कुल बेटा डिवाइड करना है इसको। वहां ऊपर जो है वो बन जाएगा sec की पावर 4, ये बन जाएगा 10 की पावर 4 आगे 1, ठीक है? और यहां पर भी जो sec की पावर 4 है उसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर में नीचे 10 की पावर 4 प्लस 1, ठीक है? 1 dy, जो एक sec स्क्वायर है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर में या फिर 10 स्क्वायर प्लस 1 में, नीचे 10 की पावर 4 प्लस 1। इतना हो जाता है बच्चे हमारे पास। अब इतना किया हमने, देखो ये पूरा हिस्सा 10 में कन्वर्ट हो चुका है और वो sec स्क्वायर बन चुका है। अब यहाँ पर आप 10 को लेट कर लो t, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। सो देख सकते हैं 1 dy, ये t की पावर 4 प्लस 1 और ये t स्क्वायर प्लस 1। आगे का स्टेप याद है बेटा आप लोगों को? यहाँ पर इसके बाद वाला स्टेप याद है किसी को? ये कौन सी एक्सरसाइज में कर रखा है यार? असाइनमेंट जो इम्प्रॉपर, बड़ा प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यार,
प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा ये। असाइनमेंट में 7.8 एक बार बेटा मैंने कराई थी कि डिनोमिनेटर में जब x की पावर 4 आ जाता है तब क्या करते हैं। इसको मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूं, अगले पेज पे। देखिएगा जरा ध्यानपूर्वक, डिवाइड करना है बेटा न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से ऊपर डिवाइड करोगे 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद जो काम होता है बेटा, एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन टी, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी, इसका होल स्क्वायर पता करो, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस पे 2 टी इंटू 1 बाई टी, तो ओनली 2 बचेगा। तो यहां से बेटा उस 2 को लेफ्ट में ले आओ, तो ये वैल्यू है किस उसकी। सो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे ऊपर है हमारे पास, ऊपर है 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और इस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस का 2 आगे डी टी। अब बताओ भाई, अब ये क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सर काफी लंबा क्वेश्चन हो गया ना सर, ऑप्शन में जो दूसरा ऑप्शन दे रखा था ना उसको कर लेना चाहिए था। इसमें क्या करोगे भाई, अब ये जो डिनोमिनेटर में जो t माइनस 1 बाई टी है उसको u मान लो, और अब बेटा यहाँ पे आप 7.4 का फॉर्मूला लगा सकते हो, u स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर डी यू, यह आ जाएगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स u बाई रूट 2 प्लस में k, फिर u की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा y, u की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, u है हमारे पास t माइनस 1 बाई टी, ठीक है। फिर t की भी वैल्यू थी बेटा हमारे पास, t की वैल्यू थी 10x, तो यहां पर बेटा आप लोग को फिर 10x रखना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल कपिल, ग्रुप में भेज दूंगा बेटा, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा बेटा। यहां पे सिंपल t माइनस 1 बाई टी को t नहीं u लाइट करना है बेटा, u, ठीक है। सो ये काफी लंबा पार्ट हो गया यार वाला। इसमें देखो ऑप्शन में नीचे दे रखा है, इजी वाला पार्ट जो है इसमें नीचे दे रखा है, जरा देखना भाई इसको, ये कितना आसान था नीचे वाला। अगर ये वाला करते, जरा देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो आप देखेंगे ये इससे हो रहा है कैंसिल, ठीक है सर कैंसिल, और इसको राइट में उसके साथ भेज दिया तो ये माइनस का 2 कॉस एक्स साइन वाई, डी वाई यहीं रहेगा, साइन वाई को लेफ्ट में ले आओ, माइनस 2 कॉस एक्स आगे डी एक्स। तो बेटा यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, उसके बाद ये साइन ऊपर चले जाएगा कॉसेक वाई, यहाँ रहेगा कॉस एक्स। चेक करो बेटा, क्या यहां तक मैंने सही किया कि नहीं किया बच्चों, ये ठीक है कि नहीं है बच्चों, कोई मिस्टेक है इसमें, जरा देख के बताइए, क्या इसमें कोई मिस्टेक है बच्चों। अंजलि, मोक्ष, कपिल, आयुषी, आराध्या, एकता, नो सर, वंश नहीं है। ओके, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कॉसेक का लॉग कॉसेक वाई माइनस कॉट वाई, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस में हमारा आ जाएगा के। सो ये इतना इजीली खत्म हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में बेटा ऑप्शन में अगर आ रहा है तो भैया थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि कौन सा आपको छोटा पड़ेगा। भाई देखो आने के लिए तो सारे क्वेश्चन आते होंगे, बट कौन सा जल्दी भी हो सकता है ना। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, और 9 एक इजी क्वेश्चन है यार, ये आपकी बुक का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये आपकी बुक का क्वेश्चन लग रहा है बच्चों। नाइन में देख सकते हैं बेटा, कहता है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट। बच्चों ये रिजल्टेंट का मीनिंग याद है आप लोगों को? रिजल्टेंट सम, ठीक है। क्या बोलता है कि फाइंड अ वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 यूनिट पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। बच्चे जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, इन दोनों का सम कर लो, इसे बोलते हैं रिजल्टेंट। लेट्स से दिस इज सी वेक्टर, मान लेते हैं सी वेक्टर है, और ये जो सी वेक्टर वो किसके इक्वल आएगा? ए और बी का सम। तो 2i में प्लस करोगे i, 3j माइनस 2j माइनस k प्लस k, तो खत्म ही हो गया सी। बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया, यहां तक ठीक है बच्चों? हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल चुका है, यानी समेशन मिल चुका है। अब कहता है कि इसके पैरेलल एक वेक्टर होना चाहिए, पैरेलल टू द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के पैरेलल वेक्टर होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। तो बड़े काम करते हैं, पहले ना इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालो। सी का यूनिट वेक्टर, लो जी, ये a प्लस बी के, a और b के रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर आ चुका है। यूनिट वेक्टर जो है इस रिजल्टेंट के पैरेलल है, बट इसका मैग्नीट्यूड देखो, ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए 5 यूनिट। तो लास्ट में क्या कर देंगे, सी कैप की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 5 दिए 15√10। बोलो भाई, ये समझ में आया बच्चों कुछ क्वेश्चन? हाँ या ना बताओ जल्दी से, हाँ या ना, मैसेज में बताओ जरा, यस सर। ये इजी था मेरे ख्याल से ना। इसने बोला था कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। चलो ठीक है, 5 मैग्नीट्यूड तो हम बना देते हैं, कितना भी, जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतने से यूनिट वेक्टर की उतने से मल्टीप्लाई कर दो। बट किसके पैरेलल? पैरेलल चाहिए था इस ए और बी के रिजल्टेंट के। तो रिजल्टेंट का मतलब था कि ए और बी के समेशन के पैरेलल। तो मैंने सबसे पहले ए और बी का समेशन फाइंड किया तो ये मिल गया, फिर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया तो ये मिल गया। बट ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, तो लो भाई 5 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये था 9th। ओके, तो बढ़ेंगे बेटा 9th के बाद। अब आता है 10th, और 10th में बेटा बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। ये 3D का क्वेश्चन आ गया बच्चों हमारे पास, 3D का क्वेश्चन, 3D आ गई भाई। कह रहे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर line through the point 5 1 6 3 4 1 crosses YZ plane, YZ plane को क्रॉस कर दिया। हाँ जी, हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट हमारे पास लेट्स से दिस इज M, और इस M में बेटा एक बात जो मुझे मालूम है कि कंफर्म यहाँ पे x तो 0 है, y और z कुछ ना कुछ है, वो मुझे नहीं मालूम क्या है, बट कुछ तो है, कुछ तो है। और वो क्या है वो पता लगाना है भाई। तो बेटा देखो ऐसा है ना बच्चे, ऐसा है, मैं सबसे पहले लाइन की इक्वेशन फाइंड करूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। जो PQ है उसकी इक्वेशन निकालेंगे बेटा। इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला था बेटा हमारे पास x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में आते हैं पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ABC। बट यहाँ पैरेलल वेक्टर नहीं मालूम, हमें 2 पॉइंट मालूम है। 2 पॉइंट मालूम है तो फॉर्मूला लग जाता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x माइनस 5 y माइनस 1 z माइनस 6
अपॉन में 3 माइनस 5, 4 माइनस 1, 1 माइनस 6। बोलो बच्चों, लाइन की इक्वेशन सही निकली है बच्चों? लाइन की इक्वेशन मैंने सही निकाली है बच्चों? यस नो? लाइन की इक्वेशन सही है भाई? बोलिएगा मित्रों। राजीव सर एक मैथ का प्लानर भी बना देती तो सही रहता। ठीक है भाई राजदीप, ओके। राजदीप तो इतनी देर से कहाँ था भाई? राजदीप रे, ओके चलो बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए बेटा, बच्चों जवाब आप लोगों को सारे मैसेज में दे रहे हैं, ठीक है ना? फटाफट से आप देखो, लाइन की क्वेश्चन निकल गई, इसको रख लो लैम्डा। तो x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 जो है दिस इज लैम्डा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 लैम्डा प्लस 5, y माइनस 1 अपॉन 3 को रख दो लैम्डा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 1, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू लैम्डा, तो z की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 लैम्डा प्लस में 6। तो बड़ा एक पॉइंट आप लोगों को मिला है, माइनस 2 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 1, माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। ये है जनरल पॉइंट, दिस इज जनरल पॉइंट ऑन लाइन। इस लाइन पर जनरल पॉइंट है। इस पॉइंट को, ये पॉइंट इस P को भी रिप्रेजेंट करता है, Q को भी रिप्रेजेंट करता है, इस M को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कुछ देर के लिए इसको मान लेता हूं कि ये M है। कुछ देर के लिए मैंने मान लिया बेटा कि ये M है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, उस M में x की वैल्यू तो 0 है, M में x की वैल्यू तो 0 है, तो कायदे से वो जो माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। क्यों जी? हमने उस माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 को 0 के इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल रखा बेटा, तो यहाँ से 2 लैम्डा आ जाएगा हमारा, 2 लैम्डा हमारा आ जाएगा बेटा 5, और लैम्डा बन जाएगा 5/2, लैम्डा बन जाएगा बेटा 5/2। लैम्डा मिल गया, y की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 1, 15/2, 17/2, z की वैल्यू माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, माइनस 25 प्लस 12। लो जी, सो पॉइंट M जो है 0, 17/2, माइनस 13/2, ये बेटा हम लोगों को यहां पर ये मिल जाएगा यार। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया भाई? जल्दी बताओ, यस सर, नो सर? समझ में आ रहा है? क्लियर सर, मैसेज में जवाब देना भाई, करेक्ट है। ओके, सो ये 10th था। अब इसमें देखो, अब ये जो नेक्स्ट है, इसमें मैं आप लोगों को हिंट बताऊंगा बच्चों, पूरा नहीं कराऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा हिंट। देखो 3 पॉइंट हमें गिवन है बच्चों, वैसे तो पॉइंट हमें 4 गिवन है, बट अब इन 3 पॉइंट को देखो, इन 3 पॉइंट्स को, ठीक है। क्या इनके जरिए बेटा आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0 पे 1, 2, 3, इन 3 पॉइंट के जरिए क्या प्लेन की इक्वेशन निकाली जा सकती है? ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है कि शो दैट 1, 2, 3, 4 ये 4 पॉइंट जो है दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है जब भी कभी 4 पॉइंट एक ही प्लेन के ऊपर हो तो वो कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए उनको, ठीक है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि सबसे पहले आप यहां से प्लेन की इक्वेशन निकाल लो, एक्स वाई जेड के टर्म्स में कोई प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। जो भी प्लेन की इक्वेशन आए उस प्लेन की इक्वेशन में उस पॉइंट को पुट कर देना। जैसे मान लो लेट से मैं बोल देता हूं प्लेन की इक्वेशन आ गई x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। मान लो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, तो आप यहां पे x की जगह 3 रख दो, y की जगह 3 रख दो, z की जगह 0 रख दो और चेक करो कि क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो भाई वो पॉइंट भी उस प्लेन के ऊपर है, अगर ना आए तो समझ जाओ कि दे आर नॉट कोप्लेनर। लेकिन
यहाँ तो बोला है शो दैट, यानी पक्की बात हो, वो चौथा पॉइंट जो होगा वो उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या ये काम आप खुद से कर सकते हो बच्चों? हो जाएगा ये काम? ये तो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ तो आपको आंसर पता वैसे चल जाएगा ना। चले आगे बढ़े बच्चों, यस नो? ओके फाइन, यस सर ओके। सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है भाई, और भाई सेक्शन सी आ रहा है, और सेक्शन सी में 4 नंबर के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है भाई। और सबसे पहला आपकी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे लिमिट थोड़ी सी बदल रखी है, और बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आया बच्चों, कई बार। तो देखिए 0 से है π/2, रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स है। अगर सिर्फ रूट 10x होता तो बड़ी दिक्कत आ जाती भाई, बट यहाँ पे रूट कॉट एक्स भी आ गया। आप इसमें काम करो, आप यहां पर बेटा देखो, इसको करेंगे 2 तरीके हैं। एक तो इसको लिख लो 1/√10, फिर रूट 10x को टी ऐड कर लो, एक ये तरीका लगता है। दूसरा तरीका लगता है साइन एक्स, इसे कॉस साइन में कन्वर्ट कर लो। ओ जी इतना हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में जी यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है बच्चों? रूट 2 से डिवाइड किया और रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा भाई? रूट 2 से देखो डिवाइड भी किया, रूट 2 से मल्टीप्लाई भी किया। अब देखना जरा, क्या ये आपकी मिसलेनियस का क्वेश्चन बन चुका है? क्या बच्चों ये आप लोगों की मिसलेनियस का क्वेश्चन बन चुका है? साइन 2x वाले 2 क्वेश्चन थे आपकी मिसलेनियस में, जब रूट के अंदर साइन 2x था, ऊपर साइन प्लस कॉस था और नीचे साइन 2x था। मिसलेनियस का क्वेश्चन बन चुका है बेटा आपकी एनसीईआरटी से। अब करने का तरीका भी बता दो सर। बेटा याद नहीं आ रहा तुम्हें यार, कमाल के ढक्कन हो भाई सारे। हाँ कुछ बच्चे कहने सर याद आ रहा है, हाँ ओए खुशी याद आ रहा है कुछ? कहाँ सर भूल गए, कुछ नहीं है सब सफा। हाँ ओके, नहीं आ रहा, अब मैं याद दिलाता हूं बेटा, अब आएगा ठीक है। साइन न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। जरा इसके होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होती है, इसके होल स्क्वायर की वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमारा बन जाएगा 1 और वो बन जाएगा साइन 2x। ठीक है, अब साइन 2x को ले आओ लेफ्ट में, 1 यहीं रहेगा, उसको भेजो राइट में। ये सही है कि नहीं है? हाँ अब आ गया, हाँ शाबाश बेटा, अब आ गया। यस सर, अंजलि को भी आ गया। सर फॉर्मूला लाएंगे? हाँ लाओ बेटा। जो ये जो साइन 2x है, उस साइन 2x की जगह मैं ये पुट कर लेता हूं, 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। अब जानते हो, अब जानते हो कि नहीं जानते हो? अब बता दो बेटा, अब जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं सर, थैंक गॉड, कुछ तो याद है इन बच्चों को। साइन का कॉस माइनस कॉस का साइन dx इक्वल टू dt। लिमिट भी चेंज करेंगे भाई, 0 साइन 0 पे 0, कॉस 0 पे 1, π/2
1 π/2। अरे एक मिस्टेक मैंने कर दी, एक √2 भी चल रहा था ना यहाँ पे, ये √2 भी यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा साथ साथ। π/2 प्लस π/2 2π/2, ये पाई में जाएगा √2π। बोलो बच्चों ठीक है कि नहीं है? बोलो बच्चों यस नो, सही लगा क्वेश्चन, बढ़िया लगा? राजदीप भाई हो गया, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है भाई ये, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। 12th क्वेश्चन। अब 12th तो ये मैं ये 12th वाली ये वाला करा देता हूं यार, ये आपने आई थिंक पिछले में भी देखा होगा, इसकी जैसी था कुछ। चैप्टर 8 से क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। हाँ जी देखिएगा भैया, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल है ये एंड द लाइन। देखो सर्कल की बात करें तो इसका सेंटर तो क्लियर है भाई, सेंटर इज 0 0, रेडियस इज 2। सेंटर 0 0 है, रेडियस इसकी 2 है। सर्कल बना लेते हैं बच्चों। सर्कल बन गया भाई, सर्कल बन जाता है भाई हमारा। फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी बना लेते हैं लगे हाथ। लो जी ये भी, अरे थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। हाँ जी इसको थोड़ा सा नीचे चलाते हैं यार। तो ये इतना भी हमारे पास है, ये x है और ये y है, ऑरिजिन है, सेंटर है 0 0, रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। ठीक है। अच्छा लाइन की बात करें, x को 0 रखा तो y2, y को 0 रखा तो x2। ये देखो लाइन तो यहीं से जा रही है सीधा। लो जी बच्चों, हाँ जी, सो ये भी हमारा हो जाता है, ये भी हो जाता है बेटा। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कौन सा वाला पोर्शन चाहिए। तो देखो ये सर्कल है और ये लाइन है। सर्कल और लाइन में स्मॉलर पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट बोला ना, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। तो स्मॉलर पार्ट ये हो गया बच्चे, ये हो गया स्मॉलर वाला पार्ट। ठीक है। सो ये तो अब सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एकदम सिंपल। एरिया चाहिए हमें, तो हम आपसे बोल रहे हैं इस 0 से लेकर इस 2 तक आप इंटीग्रेट कर लो। ऊपर कौन है? ऊपर, ऊपर है सर्कल। आप इंटीग्रेट कर लो सर्कल को, माइनस इस 0 से लेकर इस 2 तक आप इंटीग्रेट कर लो इस लाइन को। 0 से 2 तक बेटा आप इंटीग्रेट कर लो लाइन को। लो जी बच्चों 0 से 2, सर्कल में y की वैल्यू निकल जाएगी रूट के अंदर 4 - x², 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, और लाइन में y की वैल्यू निकल जाएगी 2 - x। जी क्या आगे का काम आप लोग जानते हैं बच्चों? कर लोगे आगे? राजदीप भाई, आराध्या, अंजलि, एकता कर लेंगे। ठीक है। सो जैसे ये है, अब सेम देखो इसका ऑप्शनल पार्ट भी ऐसे दे रखा है, वो इलिप्स दे दी और यहां पर भी लाइन दे दी। देखो यहां पर भी डायग्राम वही है, इलिप्स ऐसी है और लाइन ऐसी है। ठीक है। फाइंड वही करना है, फाइंड यही करना है बच्चों। ठीक है। तो यहां पर भी वही बात आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये देख लेना इसको।
अब हम करेंगे 13th की तरफ चल रहे हैं बेटा हम लोग। लो जी, एक इमेज वाला क्वेश्चन उस दिन किया था, एक इमेज वाला क्वेश्चन आज कर रहे हैं। बोला गया है, कपिल भी कह रहे हैं हो जाएगा सर, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। कह रहे कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 3। एक पॉइंट है, लेट्स से दिस इज P 1 2 3, ठीक है बच्चों, और इस पॉइंट की बन रही होगी, देखो ये होगा परपेंडिकुलर, ड्रॉ करूं तो ये होगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और यहां से नीचे आओगे तो यहां बन रही होगी इमेज, नीचे बन रही होगी इमेज। उस इमेज के कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना यार, लेट्स से x1 y1 z1, कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके, ABC LMN कुछ तो होंगे ना, वो कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं। हाँ, प्लेन की क्वेश्चन दे दी, x + 2y + 4z = 38, x + 2y + 4z = 38। कह रहे इस इमेज को फाइंड करो। क्वेश्चन सबको क्लियर है बच्चों, और ये इजी क्वेश्चन है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बेटा। यहाँ क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना? जल्दी बताओ। अबे बोल भी दो, नालायक कहीं के बोलते ही नहीं है। हाँ सर, ओके। सो बेटा देखो ऐसा है ना, प्लेन में आप लोगों को मालूम है प्लेन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax + by + cz = में k समथिंग कुछ होता है, कोई कांस्टेंट, ठीक है। किसको याद है ये a b c क्या होते हैं? किसी को याद है बेटा ये a b c क्या होते हैं? a b c डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। किसके डायरेक्शन रेशियो? किसके डायरेक्शन रेशियो? तो आप जवाब देंगे सर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। कौन सा नॉर्मल? सर जो प्लेन होता है ना, उस प्लेन पे नॉर्मल होता है, नॉर्मल उस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो। ये पैरेलल वेक्टर बोल रहे हैं, प्लेन में पैरेलल वेक्टर नहीं होता, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। सॉरी सर, लाइन में पैरेलल वेक्टर होता है। सर भूल गए ना सर, रिवीजन चाहिए, बिल्कुल मिलेगी बेटा, मिल रही है मेरे ख्याल से, चल रही है रिवीजन। ओके तो बच्चे इस प्लेन को देखकर बताओ क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो नॉर्मल को? 1 2 4 I 2j 4k, यहां ठीक है बच्चों? हेलो बच्चों, यहां तक ठीक है? अब इतना होता है भाई, इतना होता है। अब जरा मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये नॉर्मल और ये लाइन, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं है? वो नॉर्मल और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है? बोले यस सर पैरेलल है। नॉर्मल जो है दिस इज पैरेलल टू लाइन, कौन सी लाइन? PF। तो अगर मैं आपसे बोलूं इक्वेशन ऑफ PF क्या होना चाहिए, जो PF है उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, तो आप जवाब दे देंगे सर x में से माइनस कर लेते हैं 1, y में से माइनस कर लेते हैं 2, z में से माइनस कर लेते हैं 3, और अपॉन में, बोलो अपॉन में क्या आएगा? बोलो बच्चों अपॉन में क्या आएगा? ABC डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर। बिल्कुल मोक्ष भाई, बिल्कुल मोक्ष। इस नॉर्मल के पैरेलल वेक्टर n 1 2 4 1 2 4, लाइन की क्वेश्चन निकल गई, लाइन की क्वेश्चन निकल गई बच्चों। अब आप क्या करेंगे, इसे इक्वल टू रख लो लैम्डा। अब यहां से आप निकालो जनरल पॉइंट, बोलो x की वैल्यू निकलेगी 1 इंटू लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू निकलेगी 2 इंटू लैम्डा प्लस का 2, और z की वैल्यू मिलेगी 4 लैम्डा प्लस का 3। लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। सो ये हमारा निकल गया बेटा जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट, ठीक है। ये जो जनरल पॉइंट है हम मान के चल लेते हैं कि लेट से दिस इज f। ये जनरल पॉइंट P को भी रिप्रेजेंट करता है, F को भी रिप्रेजेंट करता है, I को भी रिप्रेजेंट करता है। मैंने मान लिया कि ये f है, लेट से दिस इज f, ठीक है, f मान लिया हमने इसको। तो बेटा इस हिसाब से बच्चों मेरे ये जो f होगा, ये f जो होगा ये लाइन के ऊपर तो है ही, ये प्लेन के ऊपर भी है। तो मैं बोलूंगा f
will satisfy the equation of plane, और प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 38। x की वैल्यू निकल गई है लैम्डा प्लस 1, 2y इसकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 लैम्डा प्लस 4 16 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 38। सो 16 4 20 और 1 21 लैम्डा, 3 7 और 1 8। और कहाँ मिस्टेक है? 4 3 7 1 8, यहाँ तो मिस्टेक हो रही है यार कैलकुलेशन की। अच्छा 12 बनेगा यार, 4 3 12 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो 12 4 16 17, हाँ यहाँ 21 आ जाएगा, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। लैम्डा 1 आ गया बच्चों। लैम्डा 1 आ जाने का मतलब उस लैम्डा को यहाँ पुट कर लो, आप लोगों को मिल गया f। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7। इस f को हम बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर मान लो पेपर में इमेज ना पूछे, तुमसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछे, तो ये तरीका आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। p मालूम है 1 2 3, और i है x1 y1 z1, ठीक है। अब आपको मालूम है जो f है, f इज, दिस इज द मिड पॉइंट, f इज मिड पॉइंट ऑफ pi। तो बेटा 1 में प्लस कर लो x1, उसे कर लो आधा, इक्वल टू रख लो 2, x1 आ जाएगा 3। 2 में प्लस कर लो y1, उसे कर लो आधा, उसमें जाएगा इक्वल टू 4, और y1 आ जाएगा 8 माइनस 2 6। और 3 में प्लस कर लो z1, उसे कर लो आधा, इक्वल टू रख लो 7, z1 की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 3 आ जाएगी 11। और बच्चे इस हिसाब से जो हमारा जो पॉइंट है बेटा इमेज आई, वो आ जाएगा 3 6 11। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलती पब्लिक? यस सर। सो ये इमेज मैंने लास्ट संडे मैंने आपको लाइन में इमेज फाइंड करना सिखाया था, आज मैंने प्लेन में इमेज फाइंड करना सिखा लिया। तो ये इमेज इंपॉर्टेंट है भाई। लास्ट क्वेश्चन रह गया बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट है केस स्टडी। केस स्टडी आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और केस स्टडी क्वेश्चन है। कहता है कि ये मेरे को आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है यार, क्या आपको भी लग रहा है बच्चों? ओके राजदीप भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, कहता बेटा कि इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली। देखो यार, हो रहा है प्रोडक्शन, किसी फैक्ट्री में हो रहा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो हो रहा है मशीन ए भी करेगी, मशीन बी भी करेगी, एंड प्रोडक्शन जो है वो हमारी मशीन सी भी करेगी। कितना कितना प्रोडक्शन करेंगे? ये करते हैं 25%, ये करते हैं 35%, और ये करते हैं 40%। ठीक है सर, 40%। अब देखो, ऑफ द टोटल बोल्ट ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव। कहता है भाई कि ए ने जो प्रोडक्शन किया है, ज्यादातर तो अच्छा ही होता है, प्रोडक्शन सही हुआ है, बट कुछ प्रोडक्ट हमारे डिफेक्टिव निकल जाते हैं। डिफेक्टिव ए से भी डिफेक्टिव निकलते हैं, बी से भी निकलते हैं, और सी से भी निकलते हैं। कितना कितना परसेंट?
यहां से 5% इफेक्टिव निकलता है, यहां से 4% इफेक्टिव निकलता है और यहां से 2% इफेक्टिव निकलता है। ठीक है भाई। अब क्या बोलता है, कह रहे कि हमने ना कोई पढ़ते हैं एक बार, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने एक बोल्ट जो जिसका प्रोडक्शन हुआ था उसको एक रैंडमली उठाया। ठीक है भाई, तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम्हारी फैक्ट्री में एक मशीन ए लगी हुई है, मशीन बी लगी हुई है, मशीन सी लगी हुई है, ए बी सी तीनों ने प्रोडक्शन किया है। गुड प्रोडक्ट भी बनता है और डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, अब तुम गए अपनी फैक्ट्री में, रैंडमली तुमने कोई एक प्रोडक्ट उठा लिया, एक बोल्ट उठा लिया। ठीक है, वो जो तुमने बोल्ट उठाया है वो होने के लिए डिफेक्टिव भी हो सकता है और वो नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। मुझसे पूछ लिया गया पहले पार्ट में बड़ा यहां पे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। पहले पार्ट में बड़ा हम लोगों से यहां पे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। जो प्रोडक्ट तुमने उठाया है ना वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिफेक्टिव। हमें इसके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बच्चों, इस ए की प्रोबेबिलिटी बेटा हम लोगों को यहां पे फाइंड करनी है। तो आप लोग समझ चुके होंगे ये हमारे लिए E1 है, ये E2 है और ये हमारे लिए E3 है। और पहले पार्ट में बेटा हम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसके लिए फॉर्मूला होता है E1, अच्छा दिस इज A by E1, A by E2 and this is A by E3. So E1 A by E1, E2 A by E2, E3 A by, बोलो भाई क्या वैल्यूज यहां पुट करी जा सकती हैं बच्चों, बोलो बच्चों क्या वैल्यूज इसमें पुट करी जा सकती हैं। सर एक बार आपका स्टूडियो टूर करा दो, स्टूडियो टूर करवा तो रखा है मैंने, दिल्ली वाले सेटअप का करवाया तो था, देहरादून वाले में तो कुछ सेम ही है भाई, ज़्यादा कुछ खास नहीं है यार, ऐसे ही अपना गरीब का छोटा मोटा सेटअप है यार। ठीक है ना, चलो कराऊंगा तुम्हारे पेपरों के बाद कराऊंगा, चलो ठीक है ना, आराम से किसी दिन। बेटा वैल्यूज पुट कर लोगे, E1 देखो कितना है, E1 गाइस दिस इज 25%, मत लिख के बैठ जाना, अपॉन में 100 भी लगाना है, इनटू A by E1 5/100 प्लस 35% इनटू फिर 40% और वहां पे, बोलो बच्चों हो जाएगा, हो जाएगा भाई। फिर इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कह रहे कि इफ ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, कह रहे जो तुमने प्रोडक्ट उठाया ना, तुमने देख लिया वो डिफेक्टिव है, वो डिफेक्टिव है, वो डिफेक्टिव है बच्चों, बाद वाली इवेंट हो चुकी है, बाद वाली इवेंट हो चुकी है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। अब हमें मशीन बी यानी कि E2 ये फाइंड करना है। तो बताओ क्या इसका फॉर्मूला है हमारे पास बेस थ्योरम का, है ना, बोलो भाई इसका फॉर्मूला है कि नहीं हमारे पास बेस थ्योरम का। सो क्या ये काम हो जाएगा आपसे आगे घर पे खुद से, बोलो भाई। पेपर कैसा लगा, बढ़िया पेपर था ये वाला, लग रहा था कुछ लेवल का। मैंने आपके सामने सॉल्व करवाया, सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए और 1 घंटा 20 मिनट के आसपास मेरे को यहाँ पे समझाते समझाते लगा है। एग्जाम में आपको 2 घंटे मिलेंगे और 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं यार, ठीक है। तो आप बड़े इजीली बेटा पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइम की तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि समय कम मिलेगा, समय बहुत है आप लोगों के पास, ठीक है। सो आज की कक्षा करने समाप्त, मिलेंगे अब बाद में आप लोगों से। ध्यान रखिएगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।